Hello class, myself Deepti. And today we just go to the next chapter 2, Forms of Business Organization. This is our next chapter. In the previous chapter 1, we have already discussed about the nature and purpose of business. Now in this chapter, we just go through the 5 types of business organization. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस के नेचर क्या होते हैं, बिज़नेस रिस्क कैसे होता है, बिज़नेस से कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, क्या सब सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट्स, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है प्रीवियस चैप्टर में कि बिज़नेस का नेचर क्या होता है, क्या पर्पज़ रहता है बिज़नेस सेटअप करने का। तो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो टुडे जस्ट वी go through the next chapter, forms of business organization. Here I've just taken the small notes related to this chapter. The important topic we will discuss in this video. Okay, so it is given the forms of business organization. What is the forms of business organization? What it means? It means जैसे कि आपने बिज़नेस पढ़ा था कि बिज़नेस में बहुत जैसे बिज़नेस कोई एक ऐसा चीज़ है जो कि कोई भी पर्सन कर सकता है, कभी भी सेटअप कर सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने सिर्फ बिज़नेस के बारे में पढ़ा, बट यहाँ पे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस आर देयर। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा बिज़नेस हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग को फ़ायदा अधिक होगा, जिसमें हम लोग को लॉस कम होंगे, किसमें हम लोग को गवर्नमेंट की हेल्प मिल सकती है, किसमें हमारे लायबिलिटी लिमिटेड होंगे, किसमें हमारे लायबिलिटी अनलिमिटेड होंगे, किसमें हम लोग को ज़्यादा लॉस को हैंडल करना पड़ेगा, किस सिचुएशन में कैसे क्या क्या। जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप करूँगा तो उसमें क्या सिचुएशन रहेगी, फिर जब मैं जॉइंट हिंदू फैमिली करूँगा तो उसमें क्या रहेगी, पार्टनरशिप में क्या कंडीशन रहेगी, कोऑपरेटिव में क्या रहेगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या रहेगी। ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आती है। और कितने फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के? 5। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, जॉइंट स्टॉक कंपनी। बट टुडे जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट वन, सोल प्रोप्राइटरशिप. It means do you often go in the evenings to buy registers, pen? आपके बगल में जो रिटेल शॉप होते हैं जो कि आप हर दिन वहाँ जाते हो कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ खरीदने के लिए, जैसे रजिस्टर हो गया, पेन हो गया, चार्ट पेपर हो गया। फ्रॉम अ स्मॉल नेबरहुड स्टेशनरी स्टोर, सारे स्टेशनरी स्टोर हम लोग कुछ होते हैं जो हम लोग के घर के आसपास होते हैं। तो हम लोग अपने रेगुलर बेसिस पे जो भी हमारे नीड रहते हैं, सामान रहते हैं, उसको हम लोग जाके उस शॉप से खरीदते हैं। तो वो रिटेल शॉप होता है। तो उस चीज़ को आप बोल सकते हो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्यों? क्योंकि दिस सोल प्रोप्राइटरशिप इज जस्ट ओन्ड, managed and controlled by an individual who received all profits and also bearer of risk. फर्स्ट थिंग कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं कि क्या ड्यूटी रहती है। फर्स्ट ये कि ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जो कि ओन, मैनेज एंड कंट्रोल होता है सिर्फ एक ही इंडिविजुअल से। एक ही ऐसा पर्सन रहता है जो उसको ओन करता है, मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है। इन दिस वर्ड वी कैन से सोल इम्प्लाइज ओनली। सोल का मतलब होता है सिर्फ ओनली, एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है रिफर्स टू ओनर। तो एक ही ओनर रहता है जो सारी चीज़ें अपने बिजनेस की हैंडल करता है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो रिस्क हो, चाहे उसे रिसोर्स लगाने हो, चाहे उसे कैपिटल लगाने हो। तो सारी चीज़ें वो खुद हैंडल करता है। तो रिटेल शॉप हम लोग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें आपके रिटेल शॉप जो है ये बहुत कह सकते हो कि इसमें पर्सनली कांटेक्ट होता है हमारा कस्टमर से, कि जो भी वो चीज़ खरीदना चाहते हैं, उनकी जो भी पर्सनलाइज चीज़ है वो चीज़ हम लोग फेस टू फेस उनको सारी चीज़ें देते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट थिंग इज सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओनली ओनर ऑफ अ बिजनेस सच एज, जैसे कि जो इनका बिजनेस रहता है वो वहाँ पे वो खुद ओनर रहते हैं। उनके साथ कोई ऐसा थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं होता जो उनको कोई चीज़ सजेस्ट करे या समझाए या कुछ भी। उनका खुद का वो रहता है बिजनेस, वो खुद सेटअप किए रहते हैं और वहाँ के ओनर भी वो खुद होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। जैसे आप पार्लर ले लो, हेयर सैलून ले लो, कुछ स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ ले लो, लाइक रनिंग अ रिटेल शॉप इन अ लोकेलिटी। अपने लोकेलिटी में जाओ और वहाँ से रिटेल शॉप से आप कुछ खरीद लो। तो जो रिटेल शॉप वाले होते हैं
वो एक तरीके से वो अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, इन दिस फर्स्ट here it is given 4 points: forms of business organization which is owned, managed and controlled। तो मैंने क्लियर कर दिया कि वहाँ पे एक ही पर्सन सारी चीज़ों को ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। मीन्स वो उसको जितने प्रॉफिट होते हैं शॉप पे, जो भी उसकी कमाई होती है किसी चीज़ को बेचने में, या उसको कोई भी रिस्क बियर करना होता है, तो सारी चीज़ें वो खुद लेता है। वो किसी और को नहीं बोल सकता है कि मैं जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं तो वहाँ अवेलेबल रहूँगा, बट जब मुझे लॉस होगा तो तुम ये चीज़ हैंडल कर लेना। नहीं, जब उसने वो शॉप खोली एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू, तो उसको वो चीज़ होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ के लिए लाइबल है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो रिस्क हो, वो सारी चीज़ बियर करेगा, उससे वो ना नहीं कह सकता है। नेक्स्ट थिंग इज here it is given some features, merits and limitation. First we go to the features is given here। फीचर्स के थ्रू हम मेरिट और लिमिटेशन का ही पता लगा सकते हैं। जो मेरिट्स और लिमिटेशन होते हैं हम उसका ही पता लगा सकते हैं। तो फीचर्स पहले मैं डिस्कस कर दूं। यहाँ पे आपका फर्स्ट दिया है, देखो जो आपके फीचर्स गिवन है ना, उसमें से आप कुछ पॉइंट्स निकाल के उसको मेरिट्स में भी डाल सकते हो, कुछ पॉइंट्स निकाल के आप उसको लिमिटेशन में भी डाल सकते हो। ठीक है, मेरिट्स को आप कह सकते हो कोई ऐसी गुण, ऐसी कोई जो क्वालिटी जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप की होती है। लिमिटेशन को आप कह सकते हो वो है कोई दोष, कोई ऐसी चीज़, गलत चीज़ जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप को दिक्कत कर सकती है। फीचर्स पे पहले आते हैं। फीचर्स क्या होते हैं इसके? फर्स्ट है आपका देयर इज नो सेपरेट लॉ टू गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कोई भी कंपनी ओपन करता है तो उसके बहुत से रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि लाइसेंस है कि नहीं, कुछ एग्रीमेंट वर्क हुआ है कि नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं लीगल एक्शन लिया जा सकता है कल को कुछ हो इस बिज़नेस में। तो बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, इनका खुद का अपना होता है। इनका कोई ऐसा लॉ बेस्ड बिजनेस नहीं रहता है। ये लोग इनका जब मन ही ओपन कर सकते हैं अपना बिजनेस, जब मन वही क्लोज कर सकते हैं। इसमें कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ द this one we have already discussed। next one is the owner is personally liable for payment of its unlimited liability। second है आपका owner is personally liable for payments of its debts he has unlimited liability। इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो इसकी liability होती है वो अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी को आप कह सकते हो देयता, इन हिंदी देयता इसको बोलते हैं। कोई भी लॉस हो, कुछ भी हो, तो ये लाइबल हो खुद देने के लिए। तो इसमें जो ओनर रहते हैं वो पर्सनली लाइबल होते हैं सारी चीज़ों को देने के लिए। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि कल को इस बिज़नेस ने किसी से लोन लिया है, किसी चीज़ का लोन लिया है, तो वो उसकी फुल ऑन ड्यूटी है कि जो भी वो लोन लिया वो खुद अपने ही उस चीज़ को चुकाए, उस चीज़ को खुद ही पे करे। किसी और की हेल्प नहीं ले सकता है, ना ही किसी के ज़रिए उस चीज़ को बोल सकता है कि आप पे कर दो मेरी जगह, मैं आपको कल दे दूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, इनको खुद पे करना पड़ता है। जो भी ये लोन लिए रहते हैं, जो भी इनका डेट्स रहता है, इनको खुद क्लियर करना होता है। और इनको अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए कहा गया है कि देखो लाइबिलिटी 2 टाइप्स की होते हैं। एक लाइबिलिटी आपकी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी वो होती है जिसमें कि आप अपने असेट्स बेचो तो उससे आपका जो भी डेट्स है, जो भी आपके लोन्स है, उससे वो चीज़ सेटिस्फाइड हो सकती है। उसमें आपको कोई अपनी पर्सनल चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि आपको अपनी पर्सनल चीज़ को भी दाव पे लगा के सारी जो भी डेट्स हैं, जो भी ऋण चुकाया जा सके। बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ही बंदा है जो अपने बिजनेस को संभाल रहा है। कल को वो कहीं से लोन लेता है, किसी से क्रेडिटर से कोई चीज़ लेता है, तो वो लायबल रहता है कि अगर कल को वो उस चीज़ को पे ना कर पाए, अब उसने अपने सारे असेट्स को बेच दिया, सारे चीज़ को बेच दिया, बट वो फिर भी उस चीज़ को नहीं चुका पा रहा है, तो वो क्या करता है, जो भी उसकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो उसको दाव पे लगा देता है और बोलता है कि हाँ आप ये भी चीज़ ले सकते हो। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि उसका पर्सनल चीज़ अफेक्ट नहीं पड़े, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो एक सोल प्रोप्राइटरशिप अगर एक बंदा चला रहा है बिजनेस, तो पार्टनरशिप में हम लोग कह सकते हैं कि 2 लोग मिलके पे कर सकते हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर रहता है, तो वो सारी लाइबिलिटी वो खुद पे करता है। सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस implies that the owner is personally responsible for payment of debts in the case the assets of the business are not sufficient। कुछ ऐसा केस हो जाता है जिसमें जो उसके
सफिशिएंट असेट्स हैं उससे भी वो अपना डेट नहीं चुका पा रहा है, टू मीट ऑल द डेट, एज सच द ओनर्स पर्सनल पोजेशन सच एज हिज पर्सनल कार, आप ले सकते हो उसका जो पर्सनल कार है, एंड अदर असेट्स कुड बी सोल्ड फॉर रिपेइंग द डेट्स। तो अपने पर्सनल चीज़ को भी वो उस लोन को चुकाने में दे सकता है, इसलिए हम इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पर्सनल चीज़ भी उस किसी डेट्स को, किसी लोन को चुकाने में देना पड़ता है, इन सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट थिंग, ही इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर एज वेल एज प्रॉफिट। ही इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर एज वेल एज प्रॉफिट। अब आप कह दो कोई भी चीज़ इसमें होती है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ का, खुद वो एक अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ का, कोई दूसरा उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर उसका बिजनेस फेल भी हो रहा है या कोई प्रॉब्लम भी हो गई तो वो खुद उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो किसी और को नहीं कह सकता है कि इस चीज़ को आप बियर करो, मैं नहीं कर सकता। वो एक अकेला ऐसा बंदा रहेगा जो उस चीज़ का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एंड एक और चीज़ है कि इन दिस इफ़ द बिजनेस इज सक्सेसफुल द प्रोप्राइटर इन्जॉयज ऑल द बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है कि अगर उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सक्सेस हो रहा है, तो सक्सेसफुल हो रहा है हर चीज़ में, तो जो प्रोप्राइटर रहता है वो सारे बेनिफिट्स को भी इंजॉय करेगा। ही रिसीव्स ऑल द बिजनेस प्रॉफिट, वो सारे जो बिजनेस प्रॉफिट्स होते हैं उसको भी रिसीव करेगा, विच बिकम डायरेक्ट रिवॉर्ड फॉर हिज रिस्क बियरिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रिस्क बियरिंग एक तरीके से आपको प्रॉफिट रिवॉर्ड में देता है, ठीक है। तो जितना रिस्क रहेगा आप उतना प्रॉफिट गेन करोगे। तो वो जो एक बंदा है उसको चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो बेनिफिट में जाए, वो सारा चीज़ खुद पे ही लेगा, वो किसी से शेयर नहीं करेगा कि किसी और से शेयर कर देगा। वो बोलेगा मैंने ये काम किया है तो इससे मेरा ही बेनिफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट जो जाएगा वो मेरे पे ही जाएगा। नेक्स्ट थिंग है आपका, नेक्स्ट थिंग इज हियर दिस वन, ही हैज़ द राइट टू रन द ही हैज़ द राइट टू रन द बिजनेस, he has the right to run the business and make all decision। उसका वो पूरा राइट है कि जो भी उसके बिजनेस में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी बात हो, किसी चीज़ को भी लेके उसका सारा कंट्रोल उस पर होता है। इन दिस द सोल प्रोप्राइटर कैन रन देयर बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। वो सारे डिसीजन खुद भी ले सकता है, दे डिड नॉट गेट एनी इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर। वो किसी भी कोई भी डिसीजन लेगा तो वो आउटसाइडर से नहीं पूछेगा कि मेरे बिजनेस को कैसे रन कराना है, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या डिसीजन ले, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट थिंग इज बिजनेस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ओनर, दैट इज बिजनेस। इट मीन्स आप बिजनेस को ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते। देखो कुछ इसमें लीगल एंटिटी होती हैं, नो सेपरेट एंटिटी। जैसे इन द आइज ऑफ द लॉ के नज़र में कुछ ऐसे कंपनी होती हैं जो कि बिजनेस और ओनर को अलग रखते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय गलत काम करता है तो बोलता है कि ये नहीं कि उस एम्प्लॉय की गलती दी जाएगी, जो भी होगा उस कंपनी के जो हेड होंगे, ओनर होंगे, उन पे वो सारी गलतियाँ चली जाती हैं। बट सोल प्रोप्राइटर में क्या रहता है, बिजनेस मैन भी वही रहता है और उस बिज़नेस का ओनर भी वो सोल प्रोप्राइटरशिप में वो खुद एक बंदा रहता है। तो जो भी चीज़ रहेगी वो खुद उस चीज़ को हैंडल करेगा, इसमें कोई लॉ नहीं है। द ओनर इज़ देयरफॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। वो सारे जितने भी एक्टिविटीज़ बिजनेस में होते हैं वो सारे चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। In the eyes of the law, no distinction is made between the sole trader and his business, as business does not have an identity separate from the owner। इसमें क्या होता है कि आप ओनर को बिजनेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डेथ, इंसैनिटी, बैंक्रप्सी, फिजिकल एलिमेंट्स, imprisonment, sole proprietor, all these are come inside this feature of business। In this we can say लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। जैसे कि किसी की डेथ हो गई, लैक मतलब होता है कमी। जैसे कि किसी की डेथ हो गई, कोई इंसैनिटी केस हो गया, कोई पागल हो गया, कोई इम्प्रिजनमेंट हो गया, किसी को पुलिस ने पकड़ लिया, कोई कैद हो गया कहीं, किसी को कुछ फिजिकल एलिमेंट हो जाए। इन हिंदी वी कैन से फिजिकल एलिमेंट मीन शारीरिक व्याधि इसको हम बोलते हैं, या बैंकरप्ट हो जाए, इसका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है तो वो अपने बिजनेस को बंद कर दे, शट कर दे। तो सोल प्रोप्राइटर विल हैव अ डायरेक्ट एंड detrimental effect on the business and may even cause closure of the business। तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि किसी की डेथ की गारंटी नहीं होती। वो बंदा एक खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने बिजनेस को चलाने की, एक अकेला इंसान। तो उस अकेले इंसान की कोई गारंटी नहीं कल को
कुछ हो जाए, उस पर कोई केस हो जाए, उसको जेल हो जाए, या कोई ऐसी बात कि उसकी डेथ हो जाए, या उसका बिज़नेस अच्छे से नहीं चल रहा तो उस चीज़ को बंद कर दे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बिज़नेस को कंटिन्यू ही कर सके, वो उस चीज़ को स्टॉप भी कर सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मेरिट्स। मेरिट्स इज गिवन हियर। मेरिट्स को आप बोल सकते हो, यू कैन से मेरिट्स अ गुड क्विक डिसीजन मेक्स एज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट। जो भी मेरिट्स और लिमिटेशन आपको दिख रहे हैं, मैंने सारे फीचर्स में से लिए। अगर फीचर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तो मेरिट्स और लिमिटेशन को आप अच्छे से कर सकते हो कि उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या हैं। पहले हम उसके गुण पे आते हैं, उसके मेरिट्स पे आते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग एज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स। सबसे अच्छी बात इसमें है कि जिसका जो भी डिसीजन होता है वो क्विक होता है। कोई भी डिसीजन लेगा वो तुरंत लेगा, किसी दूसरे पर्सन को कंसल्ट नहीं करेगा कि डिसीजन आप भी दो किस में क्या होना चाहिए। जब वो एक अकेला है तो वो खुद डिसाइड कर सकता है सारी चीज़ें कैसे होनी चाहिए। इन इंग्लिश वी कैन से इट अ सोल प्रोप्राइटर enjoys considerable degree of freedom in making business decision. Further, the decision making is prompt because there is no need to consult others. आप किसी अदर पर्सन से कंसल्ट नहीं कर सकते हो कि बिजनेस को चलाने के लिए कोई डिसीजन लें। अगर एक बंदा है तो उस चीज़ को तुरंत डिसाइड भी कर सकता है, डिसीजन ले सकता है कैसे चलाना है, क्या करना है। वो किसी थर्ड पर्सन को उसमें कंसल्ट करने नहीं देता, ना ही वो कंसल्ट किसी से करने जाता है। नेक्स्ट वन इज कीप बिजनेस कोऑपरेशन कॉन्फिडेंशियल एंड मेंटेन सिक्रेसी। अब वो क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन में जो भी सिक्रेसी रहती हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं, वो उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली हैंडल करता है। पहले तो अगर कोई 2-3 पार्टनर होते हैं या कोई 5-6 से बिजनेस चलता है तो उसमें थोड़ा डाउट रहता है, कोई एक बंदा जाके किसी बात को बाहर जाके स्प्रेड ना कर दे, लीक ना कर दे किसी से जाके। बट एक खुद वो ओनर अपना बिजनेस चला रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो वो जाके किसी को क्या लीक करेगा, किसी से क्या उस चीज़ को फैलाएगा, क्या जाके बात करेगा, क्या सिक्रेसी प्राइवेसी अपनी जाके दूसरे को बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। तो इसलिए ये बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, इसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, वो अपनी सिक्रेसी मेंटेन करके चलता है इसी कॉन्फिडेंट के साथ कि जो भी बिजनेस ऑपरेशन करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से उस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। इन दिस द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एनेबल्स द प्रोप्राइटर टू कीप। प्रोप्राइटर जो रहते हैं इस चीज़ को क्या करते हैं, कीप ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन। जो प्रोप्राइटर जो एक वो ओनर रहता है वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास वेरी कॉन्फिडेंटली एंड मेंटेन सिक्रेसी इन दैट इंफॉर्मेशन एंड कीप इट विथ itself. Next one is the sole owner of the profit earned maximum incentive for hard work. Sole owner of the profit earned, that is maximum incentive for hard work means what? जो सोल ओनर रहते हैं, एक अकेला पर्सन रहता है, तो ही इज़ ए रेसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होते हैं वो एक अकेला है जो उस चीज़ को लेगा। जो भी इंसेंटिव उसके होते हैं, जो भी वो मेहनत करके, बहुत कड़ी मेहनत करके जो पाया रहता है, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को लेगा कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना सब चीज़ किया, तो जो भी इंसेंटिव उसको मिलेंगे उसके हार्डवर्क करने पे, तो सारा जो भी प्रॉफिट रहेगा वही अर्न कर पाएगा, कोई और नहीं। ही इज़ द सिंगल ओनर टू received all the profit. He is a recipient of all the profit. The need to share profit does not arise. यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है कि जो भी उसका प्रॉफिट हो वो किसी अदर दूसरे बंदे से शेयर करे या किसी दूसरे या थर्ड पर्सन से शेयर करे। वो एक अकेला ऐसा पर्सन होगा जो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो खुद ही हैंडल करेगा, वो किसी को नहीं दे सकता है, क्योंकि दिस इज़ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वेयर इज ओनली वन पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट वन इज द कंट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ एक्म्प्लिशमेंट. देखो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जब तक काम में नहीं होता है तब तक हमें खुद खुशी नहीं मिलती है उस चीज़ की। तो सेंस ऑफ एक्म्प्लिशमेंट का मतलब है देयर इज़ वन पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन द वर्किंग फॉर वन सेल्फ. देखो, इसमें ये चीज़ रहता है, आप किसी के अंडर में काम करते हो तो तुम्हें लगता है कि यार मेरे से तो एक्स्ट्रा काम करवा रहा है। जैसे टीचर का एग्जांपल ले लो, टीचर जब एक्स्ट्रा ड्यूटी करती है या स्कूल वाले उसको कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी देते हैं तो वो इतना भी एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर अगर वहाँ के प्रिंसिपल जो हैं वो हमसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो उस टीचर को और पैसा दें और सैलरी दें एक्स्ट्रा वर्क के लिए, ठीक है। तो आपका मन नहीं मानता है, बट अगर आप उस स्कूल के खुद हेड होते, कुछ रहते, तो आप इतना वो चीज़ नहीं करते, आप अपने हार्ड वर्क को बहुत ही हार्ड वर्क करके आप बहुत सेटिस्फाइड होते, खुद बहुत सेटिस्फाइड होते। आपको
एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो आपका खुद का बिजनेस होगा और आपको जो एक अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो किसी और के अंडर वो काम करके नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका खुद का बिजनेस होता है. नॉट सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट ऑल्सो इंस्टिल्स इन द इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटीज़. आपको खुद भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा इस बात पे. कोई आप काम करते हो और आपको दिल से खुशी मिलती है तो आपको एक अपने पे कॉन्फिडेंट आ जाता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस चीज़ को करके. तो वो खुशी एक अलग ही रहती है. इसमें आपके एबिलिटी का पता चलता है, आपके स्किल्ड का पता चलता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, कि आप कैसे उस काम को अच्छे वे में कर लेते हो. नेक्स्ट वन इज़ द नो सेपरेट लॉ टू गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप. इट इज़ द प्रोप्राइटर, इट इज़ ईज टू स्टार्ट एंड क्लोज टू द बिजनेस एज इज विश. तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप कोई भी बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप का जब मन करेगा वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, जब मन करेगा वो बिज़नेस क्लोज कर सकता है. कोई ऐसा नहीं है कि उसको बिज़नेस कंटिन्यू ही करना है. अगर उसके पास रिसोर्सेज कम पड़ गए, कैपिटल कम पड़ गए, या कुछ रिसोर्स अवेलेबल नहीं कर पा रहा अपना बिज़नेस चलाने के लिए, तो वो उस चीज़ को वहाँ पे बंद कर सकता है. एन इम्पॉर्टेंट merit of sole proprietorship is the possibility of entering into a business with minimum legal formalities. ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि देखो, ओनर्स आर कैपेबल टू स्टार्ट द बिजनेस. जो ओनर रहते हैं इनमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती है. वो ओनर कैपेबल अगर हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की इसमें नीड नहीं है. नेक्स्ट इज द लिमिटेशन. कम टू द लिमिटेशन. लैक ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड बोरिंग इज अ मेजर ड्रॉबैक इन द साइज ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस. तो लिमिटेशन में क्या है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, मतलब लैक मतलब तो LAC के लैक मतलब होती है किसी चीज़ की कमी. हम उसको स्कैर्स ही बोलते हैं, स्कैर्स ऑफ रिसोर्सेज या कुछ भी बोल सकते हो. लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक इस सेंस में बोला जाता है क्योंकि हम लोग इस समय रिसोर्स किसी कमी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग लैक यूज़ करेंगे LAC के. फाइनेंस को लेके या बोरोइंग को लेके सब मेजर ड्रॉबैक है एक बिज़नेस को चलाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए. रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग्स एंड बोरिंग फ्रॉम द अदर्स. देखो, अगर एक पर्सन अपने बिजनेस को चला रहा है तो वो अपना सारा चीज़ दाव पे लगा देता है, सारा चीज़ बेच देता है किसी रिसोर्स को ख़रीदने के लिए. और जो भी उसके असेट्स रहते हैं, सारा चीज़ लोन चुकाने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो अपने असेट्स को ही बेच देता है. बट कभी कभी क्या होता है कि जब एक पर्सन है तो वो अपना कितना लगाएगा, कितना, कुछ ना कुछ तो उसको रिसोर्स की कमी होगी. Lack of resource is one of the major reasons why the size of the business rarely grows much and generally remains small. अब कोई भी चीज़ अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है, अगर वो उतना पे नहीं कर पा रहा है, रिसोर्स नहीं खरीद पा रहा है, तो अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं उसमें 2-3 लोग रहते तो मिल बांट के उस चीज़ रिसोर्स को कवर कर लेते. बट यहाँ अगर एक पर्सन अपना चला रहा है तो वो कितने रिसोर्स को कर सकता है, ले सकता है. कुछ ना कुछ तो उसको कमी होगी, लैक ऑफ रिसोर्सेज तो होंगे ही. तो ये अपने पर्सनल सेविंग से भी इसको देना पड़ता है, जो भी बोरो किया रहता है बाहर से, किसी से लिया रहता है. तो रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग्स. वो अपनी सेविंग भी लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो उसका रिसोर्स, जो उसको रिसोर्स की कमी पड़ी जाती है. इस बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज आप कह लीजिए, लिमिटेशन कह लीजिए, सोल प्रोप्राइटरशिप का है. रिसोर्सेज की कमी इसमें होती है. डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलिमेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी इसमें पढ़ा रखा है नीचे इस वाले पॉइंट में. तो उस पर्सन की गारंटी नहीं रहती कि उसकी डेथ हो जाए, या वो उसको कुछ मेंटली दिक्कत हो जाए, या वो जेल में चला जाए, उसको कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो जाए, या उसका बिज़नेस अच्छे से नहीं चले तो उसको वो बंद कर दे. तो ये सब चीज़ कोई अच्छी बात तो है नहीं कि वो बिज़नेस बंद कर दिया तो उसको प्रॉफिट तो नहीं ही होगा. तो ऑब्वियसली सब लोग प्रॉफिट के लिए ही बिज़नेस करते हैं. बट क्या हो गया कि जब उसका कैपिटल कम है, उसके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, उसके पास कहाँ सारी, वो अकेला बंदा क्या क्या करेगा, तो उसके पास तो रिसोर्स की भी कमी होगी और उसका बिज़नेस अच्छे से चल भी नहीं पाएगा और एक टाइम पे वो बिज़नेस बंद ही हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ एन अनफेवरेबल डिसीजन कैन क्रिएट बर्डन ऑन द एज इज ऑन द ओनर एज इज लाइबिलिटीज अनलिमिटेड. देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात की है. कभी कभी वो ऐसा डिसीजन लेता है, कुछ ऐसी बात करता है जिसकी वजह से उसकी जो लाइबिलिटी, जिसकी वजह से जो उसकी लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या, जिसमें उसको अपनी पर्सनल चीज़ को भी देना पड़ता है डेट को चुकाने के लिए. ओके, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स व्हाट, जैसे आप कह सकते हो कि इफ द बिजनेस फेल्स, अगर बिजनेस उसका अच्छे से नहीं चला, बिजनेस फेल हो गया, द क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर ड्यूज नॉट मेरली फ्रॉम द बिजनेस असेट्स. तो जितने भी उसके ड्यूज हैं वो बिजनेस असेट से ही नहीं चुका पाएगा,
बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सनल असेट्स ऑफ द प्रोप्राइटर, जो उसके पर्सनल असेट्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कार्स हो गए या जो भी उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, वो उसको भी उस डेट को चुकाने के लिए उस चीज़ को भी बेच देगा, उस चीज़ को भी दे देगा। अ पुअर डिसीजन और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से, अगर वो स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे डिसीजन लिया रहता तो आज उसको ऐसे चीज़ को फेस नहीं करना पड़ता। उसने डिसाइड किया कि मुझे एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप एक अलग ओनर, एक अलग हेड बन के जॉब करनी है, एक अलग एक मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए। तो उसका जो अनफेवरेबल डिसीज़न है या कोई ऐसी चीज़ जो वो अच्छे से नहीं समझ पाया, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि वो अच्छे से उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया, जिसकी उसकी लापरवाही की वजह से उसकी लायबिलिटी और बढ़ गई और उसको अपनी पर्सनल चीज़ को भी उस डेट को चुकाने के लिए लगाना पड़ा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है एन अनफेवरेबल डिसीजन कैन क्रिएट बर्डन ऑन द ओनर एज इज लायबिलिटीज अनलिमिटेड। कुछ ऐसे डिसीजन जो कि वो अच्छे से ना ले पाए, उसको समझ ना हो और उसने ले लिया हो कि मैंने तो चलो 10 लाख रुपया ले लिया, 20 लाख रुपया ले लिया, तो 20 लाख रुपया का उसने ले भी लिया, 20 लाख रुपीज़, तो बट वो जब उस चीज़ को चुकाने की बात आई, उस लोन को देने की बात आई, तो वो क्या किया, 20 लाख में से सिर्फ वो 10 लाख ही दे पाया, 10 लाख नहीं दिया। तो उस ड्यू को चुकाने के लिए उसने अपने पर्सनल असेट्स को भी दिया, उस डेट को चुकाने के लिए, उस डेट को पूरा करने के लिए उसने अपने पर्सनल असेट्स को भी लगा दिया। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग इज नॉट द बैलेंस एज ओनर कैन नॉट एक्सेल इन ऑल मैनेजरल टास्क। देखो डिसीजन मेकिंग इसमें कोई क्या लेगा, जब एक पर्सन बिजनेस चला रहा है तो आप बोल सकते हो कि द ओनर हैज़ टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल टास्क सच एज परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ के लिए उसको एक अरेंजमेंट करनी पड़ती है। बट उसका डिसीजन मेकिंग जो रहता है इज़ नॉट बैलेंस, तो बैलेंस नहीं रहता है, क्योंकि जब वो ओनर रहता है तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो परचेजिंग पे ध्यान दे, कि सेलिंग पे ध्यान दे, कि फाइनेंसिंग पे ध्यान दे। इट इज़ रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेल्स ऑन इन ऑल दीज एरिया। तो उसके यहाँ इस चीज़ की दिक्कत हो सकती है कि वो किसी चीज़ को ड्यूटी, किसी पर्सन को ड्यूटी नहीं दे सकता है कि तुम्हारा फाइनेंसिंग का काम है, तुम्हारा सेलिंग का काम है, तुम्हारा परचेजिंग, तुम्हारा सप्लाइंग का काम है। तो कभी कभी उसको डिसीजन मेकिंग में चीज़ें बैलेंस नहीं करती हैं, और जब वो अकेला चला रहा है तो वो सारी चीज़ें अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाता है किसको कौन सी ड्यूटी देनी है। तो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कैपिटल, sole proprietorship may not be able to employ and retain talented and ambitious employees। रिसोर्सेज की कमी की वजह से, कैपिटल की कमी की वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप इतना एबल नहीं है कि वो किसी को किसी टैलेंटेड और एम्बिशियस एम्प्लॉय को रिटेन कर सके। दे कैन नॉट हायर द एक्सपर्ट ऑल्सो, वो किसी एक्सपर्ट को भी हायर नहीं कर सकता है, ओके, बिकॉज ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कैपिटल। दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि नेक्स्ट आपका इसमें आता है जॉइंट हिंदू फैमिली, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम देन यू कैन जस्ट गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड आती है तो आप उस चीज़ को मेरे से शेयर कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो भी ये चैप्टर 1 तो मैं हम लोग का ऑलरेडी फिनिश हो गया, जब चैप्टर 2 के एक्सप्लेनेशन ख़त्म होंगे तो मैं चैप्टर 1 का एंड चैप्टर 2 का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आप 1-1 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, 2-2 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एंड द completion of chapter 1 and chapter 2 we will just go to the important question जो कि 2-2 मार्क्स एंड 1-1 मार्क्स के आ सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा टेंशन फ्री है ना, क्योंकि मेरा जो है कि अगर मैं कोई चैप्टर समझा रही हूँ तो मेरा मेन कंसंट्रेशन जो रहता है वो ये भी रहता है कि अगर मैं क्वेश्चन अपने मन से भी बना के दूँ तो क्या बच्चे उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, कि ये नहीं कि बुक में जो सारे क्वेश्चन दिए आप वही सॉल्व करो। आपको बिज़नेस में क्वेश्चन घुमा फिरा के बना के भी आते हैं। आप ये नहीं कर सकते हो कि जो बुक में लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं वो वही आपको पढ़ने हैं, वही एग्ज़ाम में आएंगे। हाँ, थोड़े बहुत बैलेंस करेंगे, बट इन 11th-12th क्लासेस यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आप कहीं से कॉपी करके, कहीं से रट के आंसर को नहीं लिख सकते हो, आपको अपने ही वर्ड्स में उस आंसर को लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाऊंगी जिससे आपका मेन जो बेसिक चीज़ है बिजनेस के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। But after the completion of chapter 2, I will provide you the important question from these two chapters. Okay.
थैंक यू क्लास।